भारत पाक संघर्ष में चीन के दुष्प्रचार पर खुलासा। ट्रंप ममदानी आमने सामने, बड़ी सियासी गर्मी। नेपाल हिंसा से भारी नुकसान, 12 में तनाव बढ़ा। माउंट सेमेरो विस्फोट में बाल बाल बचे पर्वतारोही। सूडान संकट पर ट्रंप ने की वैश्विक हस्तक्षेप की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर से जुड़ी खबर के बारे में। कश्मीर के पहलगाम में मई 2025 में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य झड़प हुई। इसी दौरान चीन ने अपने लड़ाकू विमान J-35 को बढ़ावा देने के लिए राफेल विमानों के खिलाफ झूठा प्रचार अभियान चलाया। अमेरिकी सरकार की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट और AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया ताकि यह दिखाया जा सके कि उसके हथियार फ्रांस के राफेल विमानों से ज्यादा ताकतवर हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को हथियार और खुफिया जानकारी भी मुहैया कराई। भारतीय सेना का कहना है कि चीन ने पाकिस्तानी सेना को भारत की सैन्य गतिविधियों की लाइव जानकारी दी। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया। अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की 745 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने इस संघर्ष का इस्तेमाल अपनी आधुनिक हथियार प्रणालियों जैसे HQ-9 एयर डिफेंस, PL-15 मिसाइल और J-10 लड़ाकू विमान को वास्तविक युद्ध में आजमाने के लिए किया। जून 2025 में चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचने की पेशकश भी की। चीन के दुष्प्रचार के कारण इंडोनेशिया ने राफेल विमान खरीदने का निर्णय रोक दिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख दिया गया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन और दलाई लामा समर्थकों में तनाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देने पर चीन ने भारत से आपत्ति जताई और समर्थन न देने का अनुरोध किया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी उनसे 21 नवंबर को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने यह जानकारी ट्रुथ सोशल पर देते हुए उन्हें कम्युनिस्ट मेयर कहा। दोनों नेताओं के बीच चुनाव अभियान के दौरान से ही तीखी राजनीतिक बयानबाजी चलती रही है। ट्रंप ने चुनाव से पहले चेतावनी दी थी कि ममदानी की जीत न्यूयॉर्क के आर्थिक और सामाजिक तबाही साबित हो सकती है। दूसरी ओर जीत के बाद ममदानी ने ट्रंप को सीधे तौर पर चुनौती दी और कहा कि न्यूयॉर्क एक प्रवासी चलाता है और अब एक प्रवासी ही इसे नेतृत्व देगा। ट्रंप ने ममदानी के भाषण को गुस्से से भरा बताया, लेकिन यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि नया मेयर अच्छा काम करे क्योंकि वे न्यूयॉर्क से प्यार करते हैं। ट्रंप का कहना था कि पहल ममदानी को करनी चाहिए थी, जबकि दूसरी ओर वे खुद कहते हैं कि कम्युनिज्म भी कभी काम नहीं कर पाया। जोहरान ममदानी की जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। वे न्यूयॉर्क सिटी के पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम मेयर बने। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो को हराया, जिन्हें ट्रंप का समर्थन मिला था। यह मुलाकात चुनाव के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की बातचीत होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि नेपाल से संबंधित है। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए जेनजी आंदोलन और प्रदर्शनों ने देश को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इन 2 दिनों में पूरे नेपाल में लगभग 80.22 अरब नेपाली रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। अर्थ मंत्रालय की बैठक में बताया गया कि यह नुकसान सरकारी, निजी और स्थानीय संस्थानों को मिलाकर हुआ है। निजी क्षेत्र को सबसे ज्यादा 39 अरब, संघीय सरकार को 28 अरब, प्रांतीय सरकारों को 4 अरब और स्थानीय निकायों व उद्योगों को 9 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार पहले लगभग 1 खरब रुपए की क्षति का अनुमान लगा रही थी, लेकिन उप समिति की रिपोर्ट इससे थोड़ी कम है। अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। इसी दौरान भारत की सीमा से लगे नेपाल के 12 जिले में जेनजी आंदोलनकारियों और पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। स्थिति बिगड़ते ही प्रशासन को सिमारा हवाई अड्डे के आसपास कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह तनाव उस समय बढ़ा जब बड़ी संख्या में युवा हवाई अड्डे पर जुटकर UML के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उसी समय पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल और नेता महेश बसनेत वहां पहुंचने वाले थे, जहां वे सरकार विरोधी रैली को संबोधित करने वाले थे। दोनों गुटों के आमने सामने आते ही टकराव तेज हो गया और स्थिति काबू में रखने के लिए कर्फ्यू लागू करना पड़ा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित देश के सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमेरो में अचानक हुए धमाकों ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ज्वालामुखी फटने के बाद करीब 178 पर्वतारोही और स्थानीय लोग रानू कुंबोलो नाम के कैंपिंग एरिया में फंस गए थे, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह इलाका मुख्य खतरे वाले क्षेत्र से बाहर है और फिर भी ज्वालामुखी की राख वहां तक पहुंच गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।
वैज्ञानिकों के अनुसार बुधवार दोपहर से शाम तक लगातार विस्फोट होते रहे, जिनसे गर्म राख, गैस और पत्थर 13 किलोमीटर तक के दायरे में फैल गए और लगभग 2 किलोमीटर तक ऊंचा धुएं का गुबार हवा में उठता देखा गया। इस वजह से अलर्ट लेवल को सबसे ऊंचा कर दिया गया है और लोगों को 8 किलोमीटर के रेड जोन में न जाने की चेतावनी दी गई। सबसे ज्यादा खतरा बिसु कोबोकुन नदी घाटी के आसपास है, जहां से गर्म लावा और गैस नीचे की ओर बह रही है। एहतियातन 3 गांवों से लगभग 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन राख के कारण कई गांवों में दिन में अंधेरा छा गया है और सल्फर की तीखी गंध महसूस हुई। माउंट सेमेरो पहले भी कई बार फट चुका है। 2021 के बड़े विस्फोट में 51 लोगों की जान चली गई थी। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं आम हैं। अब रुक कर लेते हैं आखिरी खबर का, जो कि सूडान से संबंधित है। सूडान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए कहा कि सूडान में भयानक अत्याचार हो रहे हैं, जहां खाना, दवाइयों और डॉक्टरों की भारी कमी है। ट्रंप ने बताया कि कई अरब देशों के नेता, खासतौर पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उनसे सूडान में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील कर चुके हैं। उनके अनुसार सूडान कभी महान सभ्यता वाला देश था, लेकिन अब हिंसा और अराजकता के कारण पूरी तरह बिखर चुका है। उन्होंने कहा कि यदि सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे क्षेत्रीय देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साथ आएं तो स्थिति को सुधारा जा सकता है। अमेरिका इन देशों के साथ मिलकर हिंसा रोकने और सूडान में स्थिरता लाने की कोशिश करेगा। सूडान में पिछले 2 साल से रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी आरएसएफ और सूडानी सेना यानी एसएएफ के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इसी बीच खबर आई कि आरएसएफ ने अमेरिका की अगुवाई वाले समूह के मानवीय संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा की जा सके और युद्ध के भयानक असर को कम किया जा सके। अमेरिकी सलाहकार मस्साद बुलोस ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष सिद्धांततः युद्ध रोकने पर सहमत हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में आरएसएफ और एसएएफ दोनों पर नागरिकों की हत्या, यातना और यौन हिंसा जैसे गंभीर अपराधों से भारी सबूत दर्ज किए गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी इस तरह के और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।